मंच पर विराजमान असम के होनहार नेता मेरे परम मित्र श्रीमान सर्बानंद जी, मंच पर विराजमान श्री रमन डेका जी, श्रीमती विजया जी, भाई राजेंद्र गोहान जी, कामाख्या प्रसाद तांसा, श्री रामेश्वर तेली, भाई हेमंत विश्व शर्मा, फणींद्रनाथ शर्मा, मंच पर विराजमान विधायक श्री प्रशांत फुकन जी, श्री दिलीप मोरन जी, सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मोय अजीर ये सीभा दुंटुट हमग्रहम बाहिलोई अभिनंदन जोनाइसो। आज मैं डिब्रूगढ़ में एक पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़े कारखाने का उद्घाटन करके आ रहा हूं। और यहां से फिर श्रीमद शंकर देव उनके सम्मान में जो समारोह चल रहा है उसमें शरीक होने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। और इस बीच चाय बागान के मेरे साथियों को मैं मिलने चले आया। आज अगर दुनिया में आसाम की कोई विशेष पहचान है, सारा विश्व आसाम को जानता है, तो उसका एक कारण आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का परिश्रम है। 100 साल से भी ज्यादा समय से 4-4, 5-5 पीढ़ियां यहां खप गई चाय के बागानों में, और उस चाय में यहां की मिट्टी की महक और आपके पसीने ने ऐसा रंग भर दिया, ऐसा रंग भर दिया कि पूरी दुनिया में आसाम की चाय मशहूर हो गई। आसाम की एक पहचान बन गई। और आपके पूर्वजों ने पीढ़ियां खपा दी, यहां पीढ़ियां खपा दी। हिंदुस्तान के अलग अलग भूभाग से आए और चाय के बागान में परिश्रम करके पूरे हिंदुस्तान का नाम आपने रोशन किया है। लेकिन मेरे प्यारे चाय बागान के नौजवानों, चाय बागान में काम करने वाले मेरे मजदूर भाइयों बहनों, दुनिया को तो आपने आसाम की पहचान दे दी, दुनिया को तो आपने चाय पिलाई। अरे मेरे जैसा भी बचपन में रोजी रोटी कमाता था, आपकी चाय के कारण कमाता था।
लेकिन आसाम के चाय के मजदूरों को क्या मिला? रहने को घर मिला क्या? पीने को पानी मिला क्या? मजदूर के बच्चों को शिक्षा मिली क्या? भाइयों बहनों, ये स्थिति मुझे बदलनी है। आसाम में एक ऐसी सरकार चाहिए जो आसाम के गरीबों की सुने, आसाम के मजदूरों के लिए जिए और आसाम के सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाए। आपके जीवन में आनंद लाना है और इसलिए आसाम में सर्वानंद लाना है। भाइयों बहनों, सारी सरकारें आई, वादे करके गई, लेकिन आसाम में एक भी सरकार ने इन गरीबों के लिए कोई वादे पूरे नहीं किए। हम वो वादे पूरा करना चाहते हैं। आप हमें आसाम की सेवा करने का अवसर दीजिए। आपने सब प्रकार की सरकारें देख ली है, आपके अनुभव भी है, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया सब पता है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को भी दे करके देखिए, आसाम नंबर 1 बना करके रखेंगे हम लोग नंबर 1। इतने मौके औरों को दिए, एक मौका बीजेपी को दीजिए, सर्वानंद को मौका दीजिए, आपकी सेवा करने के लिए मौका दीजिए। भाइयों बहनों, भारत सरकार का एक कानून है, वो कानून मैं यहां लागू करवाना चाहता हूं, लेकिन वो तब लागू होगा जब दिल्ली सरकार की बात को मानने वाली आसाम में सरकार हो। सुबह शाम दिल्ली सरकार से रुपये तो लेना, दिल्ली सरकार से मदद तो लेना, मिलने पर बड़ी मीठी मीठी बातें बताना और बाहर निकलते ही मीडिया के सामने दिल्ली सरकार को कोसते रहना, इससे बात बनती नहीं है। कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, दिल्ली सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के चलना चाहिए। लोगों की भलाई करने में राजनीति बीच में आड़े नहीं आनी चाहिए। दिल्ली सरकार जो मुहैया कराती है वो आसाम के हक का है, आसाम के करोड़ों नागरिकों के हक का है। हम हमारी जिम्मेवारी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए आसाम का स्वाभिमान, असम के नागरिकों का गौरव, असम के नौजवानों का भविष्य, असम की माताओं बहनों की सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसलिए हम आसाम को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हमारे देश में मजदूरों के लिए अनेक नए कानून हम बना रहे हैं, अनेक नए कानून बनाए हैं। आपको हैरानी होगी, हमारे देश में मजदूरों की मेहनत का जो पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है, जब मैं आया दिल्ली में तो मैंने पाया कि 27,000 करोड़ रुपया, कान खोल करके सुन ले मेरे मजदूर भाई, 27,000 करोड़ रुपया तिजोरी में पड़े पड़े सड़ रहे थे। मैंने पूछा, भाई ये 27,000 करोड़ रुपया किस बात का है? तो उन्होंने कहा, जो मजदूर लोग होते हैं उनके पैसे जब नौकरी करते हैं तब कटते हैं, लेकिन जब वो नौकरी छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर लेने के लिए नहीं आते। कुछ लोगों को वापस आना है तो 100 रुपया लेने के लिए 200 रुपया आने जाने का खर्चा हो जाता है।
ऐसे मजदूरों ने जो पैसे वापस नहीं लिए हैं, ऐसे पैसे 27,000 करोड़ रुपया पड़े रहे हैं। भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार को ये मजदूरों के पैसे अपने पास पड़े रखने का हक नहीं है। हमने आकर के निर्णय किया कि खोजो भाई ये मजदूर कहां है, जहां भी हो उनके पैसे पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर जीवित नहीं है तो उनके बच्चों को खोजो। भाइयों बहनों, हमने इसके लिए एक अलग से उनके लिए नंबर निकाला। मजदूर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनको एक पहचान पत्र और एक नंबर दिया जा रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। और अब क्या होगा, वो मजदूर आज इस कारखाने में करता है, उसके पैसे कट रहे हैं, कल किसी दूसरे शहर में चला जाएगा तो पैसे भी उसके साथ साथ चले जाएंगे। वो नंबर जहां जाएगा वहां पैसे चले जाएंगे। कभी उसका एक पैसा बेकार नहीं जाएगा। जब वो निवृत्त होगा सारे पैसे उसको मिल जाएंगे। ये काम हमने करके दिखाया है। हमारे यहां 30 साल पहले मजदूरों को बोनस देने का कानून बना। अब उस जमाने की आय और आज के जमाने में कितना फर्क हो गया। इतनी कम आय के ऊपर बोनस दिया जाता था जितनी आय आज कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। हमने पार्लियामेंट में कानून लाए कि मजदूरों को बोनस का कानून बदलना चाहिए और जो गरीब से गरीब मजदूर को बोनस नहीं मिलता है उसको भी बोनस मिलना चाहिए। और इसका हम पार्लियामेंट में कानून लाए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपने हमें लोकसभा में चुनाव जिता करके भेज दिया। देश की जनता ने लोकसभा में 2/3 बहुमत से सरकार बनाई। लेकिन जो चुनाव हार गए हैं, जो 400 में से 40 हो गए हैं, उनको लगता है कि मोदी को काम ही नहीं करने देना है। अड़ंगे डालो, रुकावटें डालो, परेशानियां पैदा करो, उसी के षड्यंत्र चल रहे हैं। विरोधी दल में भी बहुत सी दल है, बहुत से नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। फिर भी वो कहते हैं पार्लियामेंट चलनी चाहिए, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए और पार्लियामेंट जो फैसला करे वो सबकी सर आंखों पर होना चाहिए। लेकिन एक परिवार अड़ा हुआ है कि हम राज्यसभा चलने नहीं देंगे, हम देश का कोई काम होने नहीं देंगे, क्योंकि देश की जनता ने हमें हराया क्यों, हम उसका बदला लेंगे और वो मजदूरों से बदला लेंगे। ये बोनस का कानून लोकसभा में पारित हो गया। राज्यसभा में आगे बढ़ाना है, वो राज्यसभा चलने ही नहीं दे रहे। भाइयों बहनों, 60 साल से इस देश का लोकतंत्र चला है, लेकिन कभी गरीब के लिए, मजदूर के लिए कभी पार्लियामेंट में किसी ने अड़ंगे नहीं डाले हैं। लेकिन आज देश के गरीबों के लिए काम करने नहीं दिया जा रहा। मेरे भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने एक जल परिवहन का कानून बनाया है और जिसका सबसे ज्यादा फायदा असम को और नॉर्थ ईस्ट को होने वाला है। ब्रह्मपुत्र नदी में, उस नदी के किनारे पर छोटे छोटे बंदर बने और ब्रह्मपुत्र नदी में व्यापार के नाव चले, रोजगार के नाव चले, सामान ढोने के नाव चले। इसके लिए हमने कानून लाए। हमारे देश की नदियों में सस्ते में सस्ता माल पहुंचाने का रास्ता है। हम उसको जिंदा करना चाहते हैं, उसको गति देना चाहते हैं, कानून लाए। लोकसभा ने तो कानून पास कर दिया,
लेकिन आसाम के भलाई की बातें करने वाले एक परिवार ने राज्यसभा नहीं चलने दी और उसके कारण ब्रह्मपुत्र में जो हमें जल परिवहन का बहुत बड़ा काम करना था वो काम अटक गया मेरे भाइयों, अटक गया। कोई भी राजनीति करने वाले लोग अगर इस प्रकार का नकारात्मक करते हैं, विरोधवाद करते हैं, न उनका भला होने वाला है न देश का भला होने वाला है और देश के गरीबों का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो नकारात्मकता की राजनीति है, विरोधवाद की राजनीति है, अवरोध पैदा करने की राजनीति है, अहंकार अपना बना रहे देश गड्ढे में जाए तो जाए, इस प्रकार की सोच का जो परिवार है उसने ये तबाही ला करके रखी है। विरोधी दल में ऐसे नेता नहीं है। वे आज भी देश आगे बढ़े ऐसे निर्णय करने के लिए विपक्ष में होंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन निर्णयों को करने में कभी आड़े नहीं आते हैं। लेकिन एक परिवार है जो निर्णयों को करने नहीं देने को तैयार है। भाइयों बहनों, हमारे देश का किसान पर राजनीति करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन किसान को सुरक्षा कौन देगा? किसान को संकटों के समय मदद कौन करेगा? पहले प्राकृतिक आपदा आती थी तो किसानों को कुछ मिलता ही नहीं था। उसके नियम ऐसे थे कि किसान उसके बाहर ही रह जाता था और इतने में 2-4 महीने निकल जाते थे, नई सीजन शुरू होती थी, किसान भी बेचारा मुंडी नीची करके फिर मजदूरी में लग जाता था। जो गया सो गया। ये स्थिति ठीक नहीं है, हमने इसको बदला। प्राकृतिक आपदा में किसानों को मिलने की मदद, उसके सारे नियमों ने बदल दिए, व्यवस्थाएं बदल दी। पहले से अनेक गुना मदद मिले इसका निर्णय कर लिया। जमीन का दायरा भी छोटा स्वीकार कर लिया ताकि किसान के हितों की रक्षा हो। ये एक बहुत बड़ा काम आजादी के बाद पहली बार हमने किया। हमने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं। पहले फसल बीमा योजनाएं थी, लेकिन वो किसानों के लिए नहीं थी। वो बैंकों से जो लोन लेते थे, वो लोन डूब न जाए इतनी ही मात्रा में इंश्योरेंस बनता था। कहने को तो वो किसानों के लिए फसल बीमा कहा जाता था, लेकिन हकीकत में जो बैंक ऋण देती थी वो ऋण को सुरक्षित करने का ही वो था, और वो भी किसान के पैसों से किया जाता था। भाइयों बहनों, हमने बदल दिया। और इतना करने के बाद भी इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने सारे गांव, इतने सारे किसान, लेकिन 20% से ज्यादा किसान ये बीमा नहीं लेते थे, क्योंकि उनको पता था पैसे जाने वाले, कुछ आने वाला नहीं है। हमने नया बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है, अभी अभी उसको लागू किया है। पहले 50% तक कभी कभी बीमा का पैसा देना पड़ता था, हमने उसको 2% कर दिया। 2% भाई, 2% और 1.5%। और इतना ही नहीं, वो जितना बीमा उतारेगा वो सारा का सारा मंजूर किया जाएगा। और इस प्रकार की व्यवस्था की, और पहले की तरह सालों तक रुकता था नहीं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तुरंत भुगतान हो, उसकी भी व्यवस्था की गई। और मैं चाहूंगा छोटे छोटे मेरे जो किसान हैं आसाम के, वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाएं। बहुत कम पैसा देना पड़ता है, लेकिन आपके जीवन में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो आप उसको सुरक्षा पा सकते हैं। इतना ही नहीं, पहले तो फसल काटने के बाद खेत में फसल पड़ी हो और बारिश आ जाए तो बीमा नहीं मिलता था। हमने इस बार ये भी नियम बनाया कि फसल काटने के अगर 15 दिन में आपत्ति आ जाए तो भी उसको बीमा मिलेगा। यहां तक हमने फैसला किया। भाइयों बहनों, हमारे देश के नौजवान हमारे देश का भविष्य बनाने वाले हैं, और इसलिए हम
नौजवान को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, उस पर नई नई योजनाएं बना रहे हैं। आज विदेशों से पूंजी लगाने के लिए एक से बढ़कर एक लोग भारत में आ रहे हैं। क्या कारण है? एक तो उनको अब दिल्ली की सरकार में भरोसा है और दूसरा हिंदुस्तान के नौजवानों पर उनको आशा है। उनको लगता है कि यहां पूंजी लगाएंगे, यहां का नौजवान काम करेगा और उनका कारखाना चल पड़ेगा, दुनिया में उनका माल बिकेगा। ये विश्वास पैदा हुआ है। मेरे देश के नौजवानों की ताकत है। ये ताकत आसाम के नौजवानों की भी है। ये आसाम के नौजवानों की ताकत को बल मिले, आसाम के नौजवानों को अवसर मिले, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया है। आसाम में नए रास्ते कैसे बने, आसाम में नई रेल कैसे बने, रेल का चौड़ीकरण करना है, गेज बदलना है, वो कैसे जल्दी हो, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए आना जाना सरल हो जाए, व्यापार करना सरल हो जाए, और यहां के किसान जो पैदा करते हैं वह हिंदुस्तान भर के बाजार में बिकने चला जाए, ताकि यहां के किसान को पैसा मिले। भाइयों बहनों, यहां पर हम शिक्षा में भी बल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जितनी उत्तम से उत्तम शिक्षा व्यवस्थाएं वो नॉर्थ ईस्ट में हम लाना चाहते हैं। एक के बाद एक निर्णय कर रहे हैं। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को यहीं पर अच्छी शिक्षा मिले, इस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। चाहे हेल्थ हो, आरोग्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, हर किसी की जिंदगी में बदलाव लाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और विशेष करके मेरे चाय बागान के मजदूरों से मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार का जो कानून अब तक आसाम की सरकार लागू नहीं करती, जो यहाँ के मजदूरों की भलाई के लिए हैं, उनको मकान मिलना चाहिए, उनको पीने का स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, उनके परिवार के लोगों के लिए दवाई होनी चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी बातें कानून में है। जब हमारी सरकार बनेगी, ये सारी चीजों को यहां लागू करने का हमारा संकल्प, यहां के जीवन में बदलाव लाने का हमारा संकल्प है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आप सबको इतनी बड़ी मात्रा में आकर के मुझे आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये विशाल जनसागर को नमन करता हूं और आसाम के उज्जवल भविष्य के लिए, आसाम के आनंद के लिए सर्वानंद के साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद।